नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार की पिछली क्लास में हमने पढ़ा व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण। 8 प्रकार से अभ्यंतर प्रयत्न के हमने वर्गीकरण पढ़े। आज हम इस क्लास में बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का प्रकार और वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य का मतलब है मित्रों बाहर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा कि व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण मोटे तौर पर हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और एक बाह्य प्रयत्न के आधार पर। पिछली क्लास में हमने जब अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा तब हमने यह पढ़ा कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे उस दौरान मुख विवर के भीतर अंदर की तरफ मुख विवर के अंदर उच्चारण अवयव एक दूसरे का कैसा सहयोग करते हैं उसे अभ्यंतर कह रहे थे। आज हम पढ़ रहे हैं कि मुख के भीतर नहीं बल्कि मुख के बाहर कैसा प्रयत्न देखने को मिलेगा। इस आधार पर व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो होता है बाह्य प्रयत्न का पहला जो वर्गीकरण है वो है मित्रों स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और दूसरा इसका वर्गीकरण है मित्रों हवा अथवा प्राणत्व के आधार पर। हवा की मात्रा कह दे चाहे प्राणत्व कह दे, हवा अथवा हवा की मात्रा हम कहेंगे या प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर ये 2 वर्गीकरण किए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है तो आप मित्रों कहेंगे 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। अब प्रश्न है कि स्वर तंत्रियों में कंपन से अभिप्राय क्या है। इससे अभिप्राय यह है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे उस समय हमारे श्वसन तंत्र में जो गूंज होगी, जो गर्जना होगी, जो आवाज होगी वो कैसी है के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं उसे स्वर तंत्रियों में वर्गीकरण स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। स्वर तंत्र में जो कंपन होता है उसके आधार पर 2 वर्गीकरण होते हैं। एक होता है घोष जिसे सघोष भी कहा जाता है, घोष अथवा सघोष, घोष या सघोष। अब घोष और सघोष क्या है तो मित्रों घोष का शाब्दिक अर्थ है गूंज या गर्जना। गूंज अथवा गर्जना यानी आवाज कैसी होती है, जो स्वर तंत्र में गूंज होगी उसके आधार पर जो वर्गीकरण है वो 2 है, घोष या इसका दूसरा नाम है सघोष। दूसरा इसका जो उपभेद है वो है अघोष। अब प्रश्न है कि ये घोष और अघोष क्या है तो मित्रों देखिएगा, समझिएगा कहानी को। घोष का अर्थ हमने पढ़ा कि अर्थ है गूंज, यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उस समय मुख द्वार में जिन वर्णों के मुख द्वार से बाहर जिन वर्णों में बहुत तेज गूंज या गर्जना होगी उन वर्णों को घोष व्यंजन कहा जाता है। घोष व्यंजन में कौन कौन से आएंगे हम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले ही पढ़ रहे हैं कि अघोष कौन से होंगे। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में बहुत ही कम गूंज हो, अर्थात गूंज गर्जना कम हो, उन वर्णों को अघोष व्यंजन कहा जाता है। एक बार वापस समझिएगा, हम आज पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अर्थात मुख द्वार के बाहर होने वाली क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण व्यंजनों का। 2 वर्गीकरण किए जाते हैं। पहला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी कि जो स्वर तंत्र है उसमें जो गूंज होगी उसके आधार पर 2 वर्गीकरण होंगे। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। आपको यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है और कौन सा वर्ण
अघोष है, तो मैं आप समझाना चाहता हूं जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज या गर्जना तेज होगी उन वर्णों को घोष व्यंजन कहा जाता है। जैसे इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी मित्रों, अगर आपको याद है और याद होनी चाहिए, क्यों नहीं है, हमने स्वरों के बारे में पढ़ा कि हिंदी के सभी स्वर घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, यानी प्राणत्व में जाएंगे अल्पप्राण में और घोष अघोष में जाते हैं घोष में। यहां पर मैं आपके एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। सभी स्वर यानी पूरे के पूरे जो 11 स्वर है वो कहां जाएंगे, घोष होते हैं। उसके अलावा हर व्यंजन वर्ग का, हर वर्ग का, अब वर्ग क्या है मित्रों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है हिंदी में 5 व्यंजन वर्ग होते हैं, जैसे कि क वर्ग, ये एक वर्ग हुआ, जैसे क ख ग घ ये एक वर्ग हुआ। उसी तरह च वर्ग, उसी तरह फिर ट वर्ग, उसी तरह से त वर्ग और उसी तरह से प वर्ग होता है, यानी 5 वर्ग होते हैं। तो हर व्यंजन वर्ग का, अब व्यंजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मित्रों वर्ग केवल व्यंजनों में होते, स्वर में हम वर्ग की चर्चा नहीं कर रहे थे। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। अब मुझे बताओ एक वर्ग के कितने ले रहे हो आप, 3 ले रहे हो। आपके पास वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्गों के कितने हो गए, 15 व्यंजन हो गए। तो मैं यहां लिख सकता हूं 15 ये हो गए। अब मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि क वर्ग का पहला घोष वर्ण कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ग है, क्योंकि तीसरे से शुरुआत कर रहे हो। ये बहुत काम आएगा मित्रों आगे चल करके, जब हम संधियां पढ़ेंगे वहां पर भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा, जहां वर्ण विचार का प्रकरण होता है, जैसे कि रीट में वर्ण विचार आता है, सेकंड ग्रेड में वर्ण विचार आता है, इस बार सब इंस्पेक्टर में नहीं है, और भी कई परीक्षाओं में जहां जहां वर्ण विचार का प्रकरण आता है वहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस विकल्प के सभी व्यंजन घोष है, कौन से अघोष हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हर व्यंजन वर्ग का, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि हर वर्ग के तीसरे वर्ण को, जो कि पहला घोष कहलाएगा। किसी भी वर्ग का तीसरा जो व्यंजन है वो उस वर्ग का पहला घोष कहलाएगा। उसके अलावा अंतस्थ चारों, अंतस्थ 4 व्यंजन है, हमने पढ़ा, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ये चारों किस में जाएंगे मित्रों, घोष होते हैं। अभी हम देखेंगे घोष होते कि नहीं होते, क्योंकि आप कह रहे हो घोष वो होते हैं जिनमें गूंज या गर्जना ज्यादा हो, तेज हो। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, लेकिन यहां मित्रों ऊष्म का केवल एक व्यंजन आता है, ह वाला, ह से हल वाला, तो एक ये हो गया। अब आप देखिएगा कितने हुए, 11 मैं टोटल कह रहा हूं, ये एक साथ इसलिए पढ़ा दिया मित्रों आपको। देखिएगा अभी हम देखा जाए तो हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने साथ साथ स्वर शब्द की चर्चा इसलिए कर ली है ताकि आप इनको एक साथ याद कर सको। और हमने स्वरों के दौरान पढ़ा भी था कि हिंदी के सभी स्वर घोष होते हैं। अब देखिए 11 स्वर, 15, 26, 4, 30 और एक 31 वर्ण जो है वो हिंदी के क्या होते हैं, घोष होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा कि हिंदी में घोष वर्ण कितने हैं, तो आप कहोगे 31 है। लेकिन आपसे पूछा कि हिंदी में घोष व्यंजन कितने हैं, तो मित्रों 20 ही होंगे, क्योंकि वर्ण व्यंजन में तो केवल व्यंजन शामिल करने, फिर वो 11 स्वर आपके अलग हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना इस चीज का महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरा कह रहे हैं अघोष। अघोष क्या होंगे, जिनमें गूंज या गर्जना कम होगी। नाम से पता, देखो जी, समझने पर कंसंट्रेट करना, लिखने पर बल नहीं देना है, आपको विषय वस्तु समझने पर बल देना है। कोई भी अगर विद्यार्थी है और उसने समझ लिया है तो उसको लिखी हुई चीज का हम लोग आपको पीडीएफ आदि उपलब्ध करा देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त में दे देंगे, आप घबराओ मत, बात को समझो। हाँ, अघोष क्या होंगे, अ का मतलब नहीं है, घोष का मतलब गूंज या गर्जना, यानी कि गर्जना नहीं है। नहीं का मतलब यहां पर ऐसा है नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, उसका मतलब यह कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार के बाहर गूंज अथवा गर्जना बहुत ही कम हो, उन वर्णों को अघोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब जो बच गए वो अपने आप में क्या है, अघोष है। कौन कौन से बच गए, स्वरों में कोई बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। हर वर्ग का, हर वर्ग का कौन कौन सा बच गया, मैं लिख रहा हूं यहां पर, हर वर्ग का, अब वर्ग व्यंजन ही तो है मित्रों, हर वर्ग का पहला, दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण। अब मुझे बताओ एक वर्ण, वर्ग के 2 वर्ण आ रहे हैं,
तो कितने हो गए? 10 ये हो गए। उसके अलावा अंतस्थ में से कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। ऊष्म 4 है, उन 4 ऊष्म में से 3 ऊष्म बच गए। कौन कौन सा? एक तालव्य से, एक आपका मूर्धन्य स और एक आपका दंत्य से। ये 3 सा बच गए, तो 3 ये हो गए। तो 10 और 3 कुल मिलाकर के 13 हो गए। अब मुझे बताओ 13 और 31 कितने होते हैं? 44 होते हैं। और यही हमारे मूल 44 वर्णों का हमने वर्गीकरण किया। पहला वर्गीकरण हमारा यहाँ पर इसका बाह्य पर्यटन के आधार पर पूरा हुआ। अब प्रश्न ये कि साहब परिभाषा में आप कह रहे हो कि घोष वो होंगे या सघोष वो होंगे जिनमें गूंज अथवा गर्जना ज्यादा होगी, तो इनमें है या नहीं है? देखिए मैं बोल के देख रहा हूं। आप कह रहे 1 और 2 में कम होगी, 3, 4, 5 में बढ़ जाएगी। हम बोल रहे हैं क ख ग घ। देखिएगा 2 तक कम है, लेकिन जैसे आप 3 में प्रवेश करते थोड़ी आवाज बढ़ जाती है, फिर 4 में बढ़ जाती है, फिर 5 में बढ़ जाती है। जैसे च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। फिर देखिएगा अब य र ल बोल रहे हैं, तो य र ल व को कैसे बोलेंगे? य र ल व नहीं ना, य र ल व, तो आवाज क्या हो रही है? तेज हो रही है। फिर आप कह रहे हैं कि ह जो है वो इसमें आवाज जो है वो तेज होगी। अब देखिएगा श स और ह, आप कितना भी धीरे बोल लो, श स स ह, लेकिन जैसे आप ह बोलोगे आवाज तेज होती है। इसलिए इन 31 वर्णों को क्या कहा जाता है मित्रों? घोष या सघोष वर्णों के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अघोष। अघोष अभी अभी ने पढ़ा, इनमें आवाज कम होती है। अब इसका दूसरा वर्गीकरण आता है प्राणत्व के आधार पर। यहां से भी प्रश्न आता है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे प्राणत्व के आधार पर भी हिंदी में वर्णों का अथवा व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। आप देखिएगा प्राणत्व के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण। मित्रों अल्प का शाब्दिक अर्थ है कम या थोड़ा, और दूसरा है महाप्राण। महा का मतलब है ज्यादा, महाप्राण यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र से जो हवा आएगी वो बहुत ही कम हो। ये प्राणत्व का मतलब ये है कि हवा की मात्रा की, यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो मुख द्वार के बाहर जो हवा आएगी वो कितनी है। जिनमें हवा कम प्रयुक्त होगी वो अल्प प्राण होंगे, और जिनमें हवा ज्यादा प्रयुक्त होगी वो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। अब कौन कौन से होंगे देखिएगा, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कितने हो गए? 11। ये 11 हो गए। उसके अलावा हर व्यंजन वर्ग का, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, तो 1, 3, 5, 3 ये हो रहे वर्ग कितने? 5, तो कितने हो गए? ये 15 आपके ये हो गए। उसके अलावा अंतस्थ चारों यहां पर आएंगे, चारों के चारों अंतस्थ इसी में शामिल होंगे। 4 अंतस्थ हो गए। तो ये आपके 11, 15, 26 और 30 जो है वो 30 जो वर्ण है वो आपके अल्प प्राण वर्ण होंगे। अब यहां पर भी आपको ध्यान में रखना होगा, आपसे अगर प्रश्न किया जाए कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर क्या दोगे मित्रों? 30 दोगे। लेकिन आपसे पूछ लिया कि हिंदी में अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं, तो आपको देखना है कि फिर 11 यहां पर आपको कम कर लेना, 19 बताने हैं। दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण क्या है देखिएगा, महा का मतलब ज्यादा, बड़ा, महान, और प्राण का मतलब वायु अथवा हवा, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत तेज हवा प्रयुक्त हो उन वर्णों को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। आप बोल करके देखें कौन कौन से होते हैं। आप इस तरह हाथ रख के अगर बोलेंगे, इस तरह आप बिल्कुल अभ्यास कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। क ख देख रहे, क में हवा कम थी इसलिए आपने उसको कहां रखा? अल्प प्राण में रखा। लेकिन जैसे आप ख बोल रहे हैं, क्योंकि सारे स्वर तो आपने कहां ले ली? अल्प प्राण में। अब व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं, आप क बोल रहे हैं, हवा कम है। जैसे ही आपने ख बोला, देखिए हवा का प्रवाह तेज है, इसका मतलब हर वर्ग का दूसरा कह सकता हूं मैं,
अब वापस फिर तीसरा बोलेगा क ख ग, कम हो गया हवा, फिर घ घड़ी वाला बोलेगा, फिर हवा तेज हो गई, तो इसका मतलब वो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो वर्ग कितने हैं? 5। 5 वर्गों के पर वर्ग के 2 ले रहे हो तो 5 वर्गों के कितने हो गए? 10 हो गए। ये आपके 10 वर्ण हो गए। फिर अंतस्थ चारों के चारों कहां चले गए? अल्प प्राण में। तो बाकी चारों जो ऊष्म बच गए, चारों ऊष्म हमने पढ़ा है, ऊष्म वर्ण कौन कौन सा? तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से। ये उच्चारण स्थान पढ़े इसलिए हम तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य बोल रहे हैं मित्रों। और उसके अलावा ह, तो 4 ये हो गए, तो 10 और 4 आपके मिलाकर के ये 14 हो गए। और 30 और 14 आपके हिंदी के जो मूल 44 वर्ण है उसके 2 प्रकार से वर्गीकरण हो गए। ये व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण था बाह्य प्रयत्न के आधार पर। एक बार मैं कंप्लीट लिस्ट को रिपीट कर रहा हूं, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यानी कि मुख द्वार के बाहर होने वाली क्रियाओं के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और इस बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 वर्गीकरण होता है। पहला स्वर तंत्रियों में कंपन, अर्थात हमारे स्वर तंत्र में जो आवाज होती है, जो गूंज होती है, उसके आधार पर 2 वर्गीकरण होते हैं। पहला है घोष या साघोष। घोष का अर्थ गूंज गर्जना है, साघोष का मतलब गर्जना के साथ। और दूसरा अघोष। घोष वो होंगे जिसमें गूंज गर्जना ज्यादा होगी। हिंदी के सभी स्वर, हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ चारों और ऊष्म का एक ह, ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों ऊष्म अघोष होते हैं। अब यहां से कैसे पूछ सकते हैं कि कौन सा है घोष है? समूह बना करके दे देंगे 2 2 3 3 के, फिर कहेंगे किस विकल्प में प्रयुक्त शब्द घोष है या फिर अघोष है, कैसे भी प्रश्न आ सकता है मित्रों। दूसरा है हवा की मात्रा अथवा प्राणत्व के आधार पर, यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे उस समय मुख द्वार के बाहर जो हवा आएगी उसके आधार पर 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का शाब्दिक अर्थ है मित्रों थोड़ा, और महा का मतलब यहां पर बड़ा है। हालांकि महा का मूल शब्द होता है महान, यानी बड़ा, जिसमें ज्यादा हवा प्रयुक्त होगी। तो अल्प प्राण वो होंगे जिनमें कम हवा होगी। हिंदी के सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ चारों ये अल्प प्राण में जाएंगे। फिर हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और चारों ऊष्म, ये 14 वर्ण महाप्राण वर्णों के नाम से जाने जाते हैं। ये अब तक मित्रों हमारा व्यंजनों के प्रकार और वर्गीकरण का कंसेप्ट पूरा हुआ। हमने आरंभिक तौर पर जब हिंदी वर्ण विचार का आरंभ किया तो हमने कहा कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है, जबकि कुल वर्णों की संख्या 52 है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा मित्रों? अरे पढ़ा ना, बिल्कुल पढ़ा कि मूल वर्ण कितने हैं? 44 है। कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। 52 में क्या क्या है? तो हमने सबसे पहले 11 के बारे में पढ़ा कि इनको स्वर क्यों कहते हैं, पूरी तरह से इनका विवेचन और विश्लेषण हमने किया। कैसे कैसे परीक्षा के दौरान प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न परीक्षक आपसे करता है, पेपर सेटर कैसे कैसे प्रश्न बना सकता है, उन सारी संभावनाओं पर हमने चर्चाएं की। फिर हमने कहा 2 अयोगवा वर्ण क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनसे किस किस प्रकार के प्रश्नों के बनने की संभावनाएं रहती हैं, उस पर हमने चर्चा की। फिर हमने 33 व्यंजन जब हमने पढ़े उन पर हमने चर्चा की। इन 33 व्यंजनों के साथ साथ हमने 2 द्विगुणी वर्णों की भी चर्चा कर ली। अब क्या बच गया हमारा? अब हमारे 4 क्या बच गए मित्रों? संयुक्ताक्षर बच गए। तो अब हम अगली बात में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम हिंदी के संयुक्ताक्षर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है संयुक्ताक्षर और क्यों इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है? तो इसके लिए मित्रों सबसे पहले आप इन संयुक्ताक्षर शब्द के अर्थ को समझो। जो संयुक्ताक्षर शब्द बनता है मित्रों संयुक्त प्लस अक्षर से। किससे बनता है बाबा? संयुक्त प्लस अक्षर से बनता है। संयुक्त प्लस अक्षर। अब आपको पहले इस अक्षर के बारे में जानना होगा जो हमने शुरू में पढ़ा। वर्ण विचार की हिंदी व्याकरण की पहली क्लास में ही हमने शायद इस पर चर्चा कर ली कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर क्या होते हैं।
आप यहां नाम रख रहे हो संयुक्त अक्षर बराबर संयुक्ताक्षर। क्या होगा, क्यों कह रहे हैं, ये बात देखो। संयुक्त का मतलब क्या होता है मित्रों? जॉइंट। जॉइंट कब होता है? जब एक से अधिक होगा तो किसी चीज का जॉइंट करोगे ना। एक चीज का कोई जॉइंट होगा क्या? जॉइंट करने के लिए कम से कम कितने होंगे जी बाबा? दो होंगे। तो संयुक्त यानी कि दो, कहीं ना कहीं दो चीजें, यानी एक से अधिक। और अक्सर किसे कह रहे हैं? आपने पहली क्लास में पढ़ा कि ऐसी ध्वनियां जो मुख विवर से निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, अथवा हिंदी के स्वरांत व्यंजन, यानी कि एक व्यंजन जैसे कि क और एक स्वर अर्थात अ, जिसको आपने स्वरांत व्यंजन के नाम से पुकारा, उसे आप अक्सर कह रहे थे। यानी कि मैं यहां अगर परिभाषिक तौर पे कहना चाहूं तो यूं कह सकता हूं कि जहां एक व्यंजन और एक स्वर मिलकर के जब एक स्वतंत्र आकृति, जैसे कि यह बनी है, देखो मित्रों, एक क व्यंजन है, उसमें आपने एक ए स्वर का निर्माण किया, तो एक स्वतंत्र आकृति का निर्माण किया जिसको आप स्वरांत व्यंजन कह रहे थे। इसे ही आप अक्सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे मित्रों? अक्सर कह रहे थे। आज क्या कह रहे हो? संयुक्त अक्षर है, यानी कि अक्षर जैसा दिखाई देगा किंतु उसका निर्माण एक व्यंजन से नहीं बल्कि दो व्यंजनों से होता है और दिखाई एक देता है। तो ऐसे वर्णों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। यानी कि जहां एक से अधिक यानी दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के कैसे दिखाई दे, अक्षर जैसे, तो उन रूपों को क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि एक से अधिक व्यंजन कैसे है? तो देखिए मित्रों, मान लीजिए मेरे पास, मैं इसी चीज को एक बार रिपीट करूंगा, एक का व्यंजन है और एक आ स्वर है। आपने कहा का, ये एक अक्षर बना। मुझे बताओ इसमें व्यंजन कितना है? एक है। लेकिन मैं एक अगली आकृति लिखूं, एक का व्यंजन, एक सा व्यंजन और फिर एक आ स्वर लिखूं, मुझे बताओ यहां पर व्यंजन कितने हैं? दो हैं। दो हैं तो ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। लेकिन जब जुड़ेगा, जब बनेगा, जब दिखाई देगा तो एक दिखाई देगा। एक कैसा? अक्षर जैसा, जैसे कि क्ष लिख रहे हैं आप। अब मुझे बताओ मित्रों, ये दिखाई कैसा दे रहा है? वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि अक्षर है। ये भी तो एक स्वतंत्र आकृति है, ये भी एक स्वतंत्र आकृति है, लेकिन इस आकृति का निर्माण एक व्यंजन से हुआ है, जबकि इस आकृति का निर्माण मित्रों दो दो व्यंजनों से हुआ है। यानी कि संयुक्त रूप से निर्मित हो रहा है किंतु दिखाई एक देता है। किसकी तरह? अक्षर की तरह। इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। देवनागरी लिपि हिंदी की जो वर्णमाला है मित्रों, उसमें 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। कितने संयुक्ताक्षरों को? 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। आपसे पूछे कि हिंदी में कितने संयुक्ताक्षर हैं, तो आप क्या करोगे? 4 करोगे। देखो मित्रों, कई पुस्तकों में, कई पाठ्य पुस्तकों में जो आप गाइड्स वगैरह लाते हैं अथवा किसी स्कूल्स वगैरह की में जहां बुक चलती है, सामान्यतः कई पुस्तकों में ऐसा देखने को मिलता है कि संयुक्ताक्षरों की संख्याएं वहां 3 भी रहती है। आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको संयुक्ताक्षर पूछे तो 4 करना है, मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन कभी कभी विकल्प में 4 नहीं हो तो क्या कर लेना है? 3 कर लेना है। डरने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं कि 4 ही करना है? इसलिए कह रहे हैं कि आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो उसके आरंभिक पृष्ठ पे लिखा है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। भैया अगर तुम कह रहे हो कि संयुक्ताक्षर 3 ही होते हैं तो मुझे तो तुम 52 गिना के बता दो कि 52 होते कौन से हैं। अगर आप कह रहे हो कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है तो मित्रों संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 है। अगर कोई पुस्तक, कोई शिक्षक अगर ये कह रहा है कि संयुक्ताक्षर 3 ही है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर कुल वर्णों की संख्या 51 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको कुल वर्णों की संख्या कितनी करनी है मित्रों?
52 करनी है। और संयुक्ताक्षरों की संख्याएं कितनी करनी है? 4 करनी। इन 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दे दिया गया है। मानक रूप से अभिप्राय है कि ये एक स्टैंडर्ड रूप तय कर दिया है, आप इनको किसी दूसरे रूप में नहीं लिख सकते। हिंदी के और भी कई वर्ण हैं जिनमें अक्षर जैसे प्रतीत होंगे, लेकिन उनके दूसरे रूप भी प्रचलित है। हिंदी के 4 संयुक्ताक्षर क्ष, पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चौथा है स्र। 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। अब ये कैसे बनते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। पहला संयुक्ताक्षर क्ष, ये बनता है क व्यंजन, यानी कि आप अपनी देसी भाषा में जिसको बोलते हो आधा, हालांकि देखो आधा कुछ नहीं होता है, व्यंजन रूप होता है। क व्यंजन के बाद यदि श व्यंजन आएगा मूर्धन्य वाला, ये स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर। क व्यंजन के बाद यदि मूर्धन्य से आएगा, उसके बाद बाय डिफॉल्ट कोई सा भी एक स्वर आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने अ स्वर लिया। अब सामान्य तौर पर मैं अगर लिखूं तो आधा क ऐसे और स और अ मिलकर के ऐसा होना चाहिए ना? चाहिए, क्यों नहीं होता? देखो मैं बताऊं, अगर मैं ये लिखूं क य आ, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे साहब ये तो क और य और आ मिलकर के या, ऐसा लिखोगे ना? तो इसको भी तो ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन इसको इस तरह से आप नहीं लिख सकते, इसको अक्षर की तरह ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए तो हम जोर देकर के कह रहे थे कि हिंदी में संयुक्ताक्षरों की संख्याएं कितनी है? 4 हैं, और इसीलिए पहला संयुक्ताक्षर है क्ष। अब इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे पूछूं, मान लो मित्रों एक शब्द है मेरे पास क्षमा, एक, या मेरे पास एक शब्द है क्षत्रिय, और मैं आपसे पूछूं कि क्षत्रिय शब्द निम्नलिखित दो शब्दों में कहां स्थान रखेगा? जैसे एक शब्द था मेरा क्षमा, और मैंने आपसे पूछा क्षमा शब्द का स्थान होगा नंबर 1 ख, यानी खत से पहले, नंबर 2 खत के बाद। आप क्या चुनेंगे? आप कहेंगे कि क्षमा शब्द खत शब्द से पहले आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है? कैसे हो रही है? कॉमन सी बात है मित्रों, क हमेशा ख से पहले आता है। ये वहां पर भी आपका काम आएगा। जब आप संधियां पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर क्षमा शब्द लिखा है तो उसके सबसे पहले वर्ण को हम क के आधार पर निर्धारित करेंगे। जब वर्ण विच्छेद करवाया जाता है आपसे, वर्णों को अलग अलग करना, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिख दिया आपसे पक्ष, अब आपसे यह कहा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद करो, तो आप क्या कहोगे? प व्यंजन में अ स्वर है, उसके बाद क व्यंजन है, उसके बाद स व्यंजन है, और उसके बाद अ स्वर है, ये इसका वर्ण विच्छेद कहलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षर शब्द का निर्माण किससे होता है? क, श और ए से, यानी कि 2 व्यंजन है और दिख एक ही रहा, इसलिए क्या कह दिया आपने? संयुक्ताक्षर कह दिया मित्रों। दूसरा संयुक्ताक्षर है आपका त्र, यानी कि आधे त के बाद यदि र आता है, अब ये र आधा हो पूरा हो, यानी कि व्यंजन रूप में हो चाहे अक्षर रूप में, ये कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद कोई सा भी एक अगर आप स्वर ले रहे हैं तो सामान्यतः बाकी वर्णों की तरह इस तरह होना चाहिए था, ये त और उसके बाद ये र, ऐसे होना चाहिए ना मित्रों। लेकिन ऐसा लिखना अशुद्ध है, क्योंकि इसका मानक रूप तय कर दिया गया है तरह। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि मानक रूप 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। अब मान लीजिए तरह से आरंभ होने वाला कोई शब्द है, जैसे एक शब्द लिखा है त्रासदी। अब आपसे कह दिया कि त्रासदी शब्द को शब्दकोश के किस क्रम में रखा जाएगा। जैसे आप अंग्रेजी में अल्फाबेटिकली शब्दों को तय करते हो ना, उसी तरह से हिंदी में भी शब्दकोश में शब्दों का क्रम नाम से एक प्रकरण आता है। मोस्टली फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में होता है, कभी रीट में भी पूछ लेते हैं, अन्य विषयों में भी पूछा जा सकता है। तो त्रय शब्द का पता है कि इसका आरंभ त से हो रहा है, यानी कि त्रय शब्द से कोई शब्द आरंभ होने वाला है त्रय वर्ण से, तो स्पष्ट है कि वो ट ठ ड ढ ण वाला जो शब्द है, जैसे णमोकार णजंत, इस वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों के बाद आएगा।
और थ से आरंभ होने वाले शब्दों से पहले आएगा, ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट हो, ग से ज्ञानी वाला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, बाकी में आप जैसे क श लिख रहे हो तो क श ही इसमें बोल रहे हो, जैसे पक्ष है कक्षा बोल रहे हो, तरे में त्र है तो तैरे ही बोल रहे हो, लेकिन इसका जो निर्माण होता है ना मित्रों, वह ज, उसके बाद ञ, चे वर्ग का पांचवा वर्ण, च छ ज ञ, और उसके बाद कोई सा भी हम एक स्वर ले रहे हैं अस्वर, तो सामान्य तौर पर ये तो आपका ज और फिर य और अ बनकर के ञ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा लिखना अमानक रूप है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे ज्ञ की तरह। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? इंपॉर्टेंट ये था कि हम इसके उच्चारण के दौरान ज्ञ बोल रहे हैं, यानी ग की ध्वनि की तरह बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में आप प्रयोग किसका कर रहे हो? जे का कर रहे हो। मित्रों अगर उच्चारण की बात की जाए, आपको लगता है कि मैं उच्चारण उसी तरह करूं, तो आप इसका ठीक से उच्चारण ये करेंगे कि ज्यों, क्योंकि ये ज और यो ज्यों होगा, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। सामान्य व्यवहार में परंपरागत तौर पे इसको ज्ञ की तरह ही बोला जाता है, क्योंकि हम जब हमारे विचार और भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसी प्रकार के उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि दैनिक व्यवहार में होता है, आम जीवन के मस्तिष्क में उसकी एक इमेज बनी हुई रहती है। क्योंकि आज हम विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते, अगर आप विज्ञान कहेंगे तो कई लोग आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका निर्माण ज और य से होता है। अब मान लीजिए ज्ञान शब्द लिखा है ग से ज्ञानी वाला, अब मैं आपसे पूछूं कि ज्ञानी, एक मैंने लिखा छत, ज्ञान छत, एक मैंने लिखा झरना। अब मैं कहूं कि इनको क्रम से जमाना है, तो हमें पता है ना कि इसकी शुरुआत हो रही है ज से, इसकी शुरुआत हो रही है छ से, और इसकी शुरुआत हो रही है ज से। अब मुझे बताओ इनमें पहले कौन आता है? पहले 6 आता है, तो ये नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 2 पे रहेगा, ये नंबर 3 पे रहेगा, क्योंकि इस क्रम के आधार पर इनको शब्दों में आपको क्रम रखना होगा। चौथा जो आपका संयुक्ताक्षर है मित्रों, वो है श्र। ये इसको लेकर के वो जो 3 और 4 की हम चर्चा कर रहे थे, तो कई पुस्तकों में इसको संयुक्ताक्षर नहीं माना गया है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ण है जिसको किसी दूसरे रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः आपको इसको संयुक्ताक्षर में ही शामिल करना है। इसका निर्माण होता है श, तालव्य श, उसके बाद र और उसके बाद अ। अब यहां ये देख लेना मित्रों, ये स्वर हो तो ही संयुक्ताक्षर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो हम बाय डिफॉल्ट लिख रहे हैं कि इसके बाद ये जो संयुक्तता वाला रूप है वो समाप्त हो रहा है, एक नया रूप बन रहा है, इसलिए वहां हम बाय डिफॉल्ट ए स्वर ले रहे हैं। स्वर कोई सा हो भी सकता है, नहीं भी है तो भी, अगर ये इतने भी लिखे हुए हैं तो भी ये मान के चलिए कि ये संयुक्ताक्षर ही कहलाएंगे, यानी कि स और र नहीं लिख सकते, आप इसको स्र की तरह प्रयोग करोगे। ये 4 संयुक्ताक्षर मित्रों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहां मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ए नहीं होगा तो क्या होगा। मान लीजिए इन वर्णों में अगर ए नहीं है और इस तरह आ गया, तो आप इन वर्णों को ऐसे लिखोगे, ये आपका इस तरह हो जाएगा, ये आपका त्रय की तरह हो जाएगा, यानी जो त्रय बनता है आपका, ये आपका ज्ञ हो जाएगा, और ये आपका स्र हो जाएगा। यहाँ पर ए स्वर नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको, ये भी आपका संयुक्ताक्षर ही कहलाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा मित्रों ये है कि जहां पर निरंतर 2 व्यंजन आए और 2 व्यंजन होने के बावजूद भी वो दिखाई एक जैसा दे, उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है, क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन से बन रहा है और अक्षर जैसा दिखाई दे रहा है। हिंदी में 4 संयुक्ताक्षरों को मानक रूप दिया गया है। प्रश्न कैसे कैसे आएंगे हमने चर्चा कर ली। वर्ण विच्छेद में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। शब्दकोश के शब्दों के क्रम में रखना है तो आप पता लगा सकते हो। अब मान लीजिए इनके उच्चारण स्थान पूछ लिया आपको, क्या पूछ लिया मित्रों? उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण होगा कंठ मूर्धा। क्या होगा जी? कंठ मूर्धा, यानी अक्षय का उच्चारण है कंठ मूर्धा, क्योंकि क का उच्चारण स्थान कंठ और से का मूर्धा है, ये कंठ मूर्धा ध्वनि है कि नहीं भैया? तरे में तय दंत्य और रे मूर्धन्य है, तो ये दंत मूर्धा है।
दंत मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होगा। ज और य दोनों ही क्या है, तालव्य है, क्योंकि ज भी तालु है, यह भी तालु है, तो ये केवल तालु ध्वनि है दोनों की मिला करके भी। और श्रेय में तालु मूर्धा है, क्योंकि इसमें पहले तालु है और बाद में मूर्धा है, ये इनके उच्चारण स्थान है, तालु मूर्धा हुआ। समय मित्रों कहानी, अब ये यहां तक तो हमारे हिंदी के 52 वर्णों का प्रकरण पूरा हो गया। जो अभी आपने जो अंतिम रूप पढ़ा है संयुक्त अक्षर, इस संयुक्त अक्षर से मिलते जुलते कुछ और रूप भी चलते हैं, उनका भी यहां पर अध्ययन कर लेना ठीक रहता है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आपसे इस तरह के प्रश्न आते हैं, संयुक्त अक्षर की परिभाषा बताइए क्या है, किस शब्द में प्रयोग हुआ है। अब आपको संयुक्त अक्षर बताना तो आप कह दोगे कि अक्षर तरह ज्ञान श्रेय को संयुक्त अक्षर कह रहे, क्यों कह रहे साहब, दो दो व्यंजन और एक एक स्वर के निर्माण से इनका जो है योग से इनका निर्माण हुआ है जी। किस में आया है, मान लीजिए 4 शब्द लिख दिए, तो आपको देख लेना कि किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन आपसे यह पूछ लिया कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, वर्ण गुच्छ क्या होता है, तो मित्रों हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं। देखिएगा अगला आता है संयुक्त व्यंजन, और यह भी प्रश्न पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। नाम से ही पता है संयुक्त व्यंजन, यानी कि अभी भी आप बात व्यंजन की कर रहे हो, और कैसी कर रहे हो, संयुक्त कर रहे हो। इससे पहले भी आप बात संयुक्त की कर रहे थे, लेकिन वहां अक्षर कह रहे थे, वहां पर भी 2 व्यंजन थे, लेकिन दोनों व्यंजन मिलकर के एक रूप बना रहे थे, किसकी तरह, अक्षर की तरह। यहां क्या होगा, यहां यह होगा कि 2 व्यंजन हैं, 2 अलग अलग प्रकृति के, 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन हो, प्रकृति के व्यंजन हो, और ये नहीं आएगा भाई, और आ गया तो ये नहीं आएगा, और अब देख लीजिए थे यार, है ना, हटानो तो नहीं आप जल्दी, और यथावत रूप में जुड़े हुए रहते हो। कैसे हो साहब, यथावत रूप में, यानी जैसे हैं वैसे ही यथावत रूप में जुड़े हो, तो उस रूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखो दोनों की परिभाषाओं में छोटा सा अंतर है मित्रों, वहां पर भी 2 ही व्यंजन थे और यहां पर भी 2 ही व्यंजन है, लेकिन वहां संयुक्त अक्षर कह रहे थे कि 2 व्यंजन मिलकर के एक बन रहा था। यहां कह रहे हैं कि 2 व्यंजन हैं, कंटिन्यू 2 व्यंजन आएंगे, लेकिन मिलकर के एक नहीं बनेंगे, जैसे हैं वैसे ही जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया क्या, मुझे बताओ, देखो कंटिन्यू 2 व्यंजन है, क के बाद ये, उसके बाद ए स्वर आया है, तो ये क्या कहलाएगा। आपसे पूछ लिया कि क्या में प्रयोग हुआ है, ए संयुक्त अक्षर, ब संयुक्त व्यंजन, तो आप क्या कहोगे, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। उसी तरह जैसे मैं लिखा त्याग, अब हुआ कि नहीं हुआ, इसमें देखो कंटिन्यू 2 व्यंजन है, तय और ये, और जैसे हैं वैसे, जबकि संयुक्त अक्षर में जैसे हैं वैसे नहीं थे, नए कलेवर में दिखाई दे रहे थे आपको। उसी तरह जैसे मैं लिखा पंत, अब मुझे बताओ, देखिएगा न और ते 2 कंटिन्यू व्यंजन हैं, जैसे हैं उसी रूप में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आपने कहा वाक्य, अब मुझे बताइए क और ये 2 कंटिन्यू व्यंजन है कि नहीं है, और जैसे हैं वैसे के वैसे जुड़े हुए हैं, तो उस रूप को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहां पर निरंतर कंटिन्यू 2 व्यंजन हो और वो दोनों ही व्यंजन जैसे है वैसे के वैसे ही जुड़े हुए रहते हैं, तो उस रूप को क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर की एक बार हम चर्चा कर रहे हैं कि दोनों से कैसे प्रश्न आया। मान लीजिए यहां पर आपके पास 3 शब्द तो ये हैं, और चौथा एक आपसे लिख दिया पक्ष। अब पूछेगा किस 1, 2, 3 और 4 किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, पक्ष में हुआ है। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन आया है, इसमें संयुक्त व्यंजन आया, इसमें आया, लेकिन इसमें नहीं आया क्योंकि इसमें संयुक्त अक्षर आ गया। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला आता है मित्रों इसके बाद द्वित्व व्यंजन, तीसरा प्रकार आता है इसका, द्वित्व व्यंजन। द्वि का मतलब क्या है मित्रों, द्वि का मतलब है 2, तो एक जैसे। द्वित्व व्यंजन क्या होता है,
देखो अभी भी दो दो की बात हो रही है। संयुक्त व्यंजन में भी कितने कह रहे थे? दो कह रहे थे। संयुक्त अक्षर में भी दो ही थे। वहां दोनों व्यंजन मिलकर के एक बन रहे थे, इसलिए संयुक्त अक्षर कह दिया। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन थे, जैसे थे वैसे के वैसे जुड़े हुए थे, इसलिए आपने क्या कह दिया? संयुक्त व्यंजन कह दिया। अब कह रहे हैं द्वित्व व्यंजन, लेकिन दोनों में, इन दोनों में अंतर यह है कि यहां दो एक ही प्रकृति के, दो एक प्रकृति के, कैसे प्रकृति के? दो एक प्रकृति के व्यंजन और एक स्वर मिलकर यथावत रूप में, कैसे रूप में? यथावत रूप में जुड़े हो, यथावत रूप में जुड़े हो, तो उस रूप को क्या कहेंगे? द्वित्व, यानी दोनों एक जैसे होंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा पत्ता, देखिएगा, हालांकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने समझाने के लिए लिखा है। त के साथ इस तरह की लाइन का मतलब आदत है। देखो एक व्यंजन, फिर दूसरा व्यंजन, फिर जाकर के स्वर आया। संयुक्त व्यंजन में भी ऐसा ही था, लेकिन वहां पर दोनों ही व्यंजन एक प्रकृति के नहीं थे, अलग अलग थे। यहां पर दोनों ही व्यंजन एक प्रकृति के हो और जैसे हैं वैसे के वैसे जुड़े हुए रहते हो, तो उस रूप को क्या कहोगे? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपने कहा सच्चा, देखो चे और चे दो व्यंजन है कि नहीं? कंटिन्यू। जैसे आपने कहा बच्चा, देखिए निरंतर दो व्यंजन आ रहे हैं, उसके बाद एक स्वर आ रहा है। उसी तरह से आपने कहा सज्जन, देखिए निरंतर दो व्यंजन और एक स्वर आ रहा है। ये शब्द के आरंभ में, मध्य में, अंत में कहीं हो सकता है, उससे कोई महत्व इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है, महत्वपूर्ण यही है कि जहां निरंतर दो व्यंजन आ जाएंगे लेकिन दोनों एक प्रकृति को, ये तीनों सूक्ष्म अंतर देखिएगा मित्रों। बाप तीनों में दो दो व्यंजन की बात कर रहे थे, लेकिन पहले में दोनों मिलकर के एक बन रहा था, इसलिए उसको संयुक्त अक्षर कह रहे थे। दूसरे में दो अलग अलग थे, लेकिन जैसे थे वैसे के वैसे थे, इसलिए संयुक्त व्यंजन कह रहे थे। इसमें भी दो हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों एक ही प्रकृति के व्यंजन हो तो उसको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। अब यहां पर भी कैसे प्रश्न बन सकता है? किस प्रकार के प्रश्नों की हम कल्पना कर सकते हैं? आपको चार शब्द दे दिए, एक में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ, जैसे कि आपने कहा पक्ष, संयुक्त अक्षर आया। एक में आपने कहा वाक्य, संयुक्त व्यंजन आया है। फिर एक और लिखा जिसमें भी संयुक्त व्यंजन है, और चौथा लिखा जिसमें द्वित्व व्यंजन है, और फिर पूछेगा किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि मित्रों आप बता सकते हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। इसी की तरह चौथा एक रूप आता है मित्रों, वर्ण गुच्छ, यानी वर्णों का गुच्छा। देखो जी, अब तक आप दो दो व्यंजनों की चर्चा कर रहे थे, कहीं पर भी तीन की चर्चा नहीं की। अब आप कह रहे हैं वर्णों का गुच्छा। मुझे बताओ जी, किसी भी चीज को गुच्छा कब कहते हो? जनरली हमारे पास जैसे चाबी का गुच्छा है, दो चाबी है तो हम ये नहीं कहते चाबियों का गुच्छा था, यार किसी की दो चाबियां मिली। लेकिन तीन हो जाएगी तो हम काउंटिंग बंद कर देंगे, हम कहेंगे अरे चाबियों का गुच्छा था। यानी कि गुच्छा तब कहते हैं जब सामान्यतः दो से अधिक हो। तो आप कह सकते हैं वर्ण गुच्छ क्या होगा? चौथा है वर्ण गुच्छ, यानी वर्णों का गुच्छा। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, वर्ण गुच्छ यानी वर्णों का गुच्छा, जहां पर दो से अधिक व्यंजन, दो से अधिक व्यंजन और एक स्वर हम बाय डिफॉल्ट इसलिए ले रहे हैं कि रूप पूरा हो जाए, क्योंकि इसके स्वर के आने के बिना आप संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, वर्ण गुच्छ वाली कहानी स्पष्ट नहीं कर सकते। जहां दो से अधिक व्यंजन और एक स्वर मिलकर यथावत रूप में जुड़े हुए रहते हो, यथावत रूप में जुड़े हुए रहते हो, जुड़े रहते हो, उस रूप को क्या कहेंगे? वर्ण गुच्छ कहा जाता है। जैसे उज्जवल, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, हिंदी का। शब्द शुद्धि में आता है, संधि में आता है, उपसर्गों में आता है, वर्ण विच्छेद में आता है, वर्ण गुच्छ में पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में इसलिए आता है कि इसके दोनों जय शुद्ध व्यंजन रूप में आते हैं। अब वर्ण गुच्छ है कि नहीं है देखिएगा।
जे एक व्यंजन, देखो एक पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन, फिर तीसरा वह व्यंजन, उसके बाद में जाकर के अस्वर आया। देखिए निरंतर 3 व्यंजन, उसके बाद एक स्वर आया, जैसा है वैसा का वैसा जुड़ा हुआ रहता है, तो उस रूप को वर्ण गुच्छ के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जैसे आपने कहा ज्योत्सना, ये भी सब शुद्धि में आता है। देखो जी 1 2 3 व्यंजन और एक स्वर आ रहा है, ये वर्ण गुच्छ का प्रयोग हुआ है। उसी तरह मान लीजिए मैंने लिखा जैसे तत्व, ये 2015 के फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में शब्द शुद्धि में। तत्व देखिएगा त त व, देखिए इस तरह से, यहां तो ए स्वर आ गया, लेकिन यहां देखिएगा ये पहला व्यंजन त, ये दूसरा, ये तीसरा व, और उसके बाद में अस्वर आया है, यानी निरंतर 3 व्यंजन और एक स्वर का प्रयोग हो रहा है। यही हम कह रहे थे कि जहां 2 से अधिक व्यंजन और एक स्वर मिलकर के यथावत रूप में जुड़े हुए रहते हैं, तो उस रूप को वर्ण गुच्छ कहा जाता, अर्थात उसे वर्णों का गुच्छा कहा जाता है। जैसे वर्तस्य, देखिएगा सबसे पहले वो, फिर इसमें ऐश्वर आ गया, यानी यहां पर अक्सर ये संयुक्त का कोई काम नहीं है, लेकिन यहां देखिएगा वर रे, यहां बोल रहे हैं आप वर दे के बीच वर त श ये, और फिर जाकर के ए स्वर आ रहे, निरंतर 4 व्यंजन और उसके बाद एक स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो उस रूप को वर्ण गुच्छ के नाम से जाना जाता है। ये हमारा वर्ण विचार का प्रकरण समाप्त हुआ। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रकरण शब्द विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।